So once again, a very good morning to all the viewers, subscribers, and team members. Warm welcome to the new series of Physics Course channel on a new important topic, that is motion of center of mass. Clear? So we will understand today a very important topic, that is motion of center of mass. Motion of center of mass. So are you ready? Give your comment, give your like, then subscribe and give your motivated thoughts, because आप लोगों की आवाज, आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों का इतना सपोर्ट gives me motivation to teach you. Clear? So today we will understand a very important topic, that is center of mass in motion. Clear? पहले आप लोगों को मैंने ये बताया था कि we are having the system of two particles. हमारे पास दो पार्टिकल का सिस्टम था. क्लियर? एंड टू पार्टिकल्स आर एट रेस्ट. तब ये पूछा करते थे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी. मैंने ये बताया था आप लोगों को. बट नाउ द टू पार्टिकल्स आर मूविंग. वी आर टेकिंग द वेरी सिंपल केस. टू पार्टिकल्स का हमने एक सिस्टम ले लिया. हम पहले उसकी स्टडी करेंगे, देन वी विल मूव टू द जनरलाइज्ड रिजल्ट. क्लियर? अब पहले हम लोगों ने आपसे क्या बोला था कि हमारा सिस्टम क्या था, पार्टिकल्स रेस्ट में थे, दे आर नॉट मूविंग. बट नाउ व्हाट एम आई टेकिंग, आर पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड. नाउ द हाउ द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. फॉर एग्जांपल, दीज आर द टू पार्टिकल्स. अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ है, जब ये पार्टिकल मूव करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, उसका मोशन की स्टडी हम लोग अब पढ़ेंगे. क्लियर? सो गेट रेडी एंड वेल प्रिपेयर्ड. वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू एंड यू नीड टू टेल मी दोस क्वेश्चन. ओके? सो I am taking the system of, I am considering a system of two particles and the line joining the two particles be the x-axis. I am assuming that our motion is taking place in the one dimension motion. मेरा मोशन कैसा हो रहा है, वन डायमेंशन, either x-axis or y-axis. Clear? The mass of this particle, let us suppose this particle is, this is particle B, इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2. Let us suppose at certain time t, at time t, the location of this particle is x1, 0. The location of this particle is x2, 0. As time pass, the particles are also moving. Particles move करेंगे तो इसका coordinate move करेगा. Then it has some velocity. Let us suppose at certain time instant t, the location of the center of mass of these two particles is x, 0. This is my center of mass. इस x की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं क्या होगी, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई टोटल मास. यहां तक समझा गया इक्वेशन फर्स्ट. अब देखिए, एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे इन दोनों के, यानी इट हैज सम वेलोसिटी. क्लियर? पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी बिकॉज़ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. सो वी विल डिफरेंशिएट दिस. यू कैन राइट डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट with respect to time t, with respect to t. So dx over dt is equal to, मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ऊपर m1 dx1 dt प्लस m2 dx2 अपॉन dt. क्लियर? यहां से आगे देखिए, दिस वुड बी dx over dt क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास.
इक्वल टू, देखिए वन डायमेंशन मोशन हो रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग वेक्टर साइन, आप VCM भी लिख सकते हैं, इट इज कॉमन सेंस, इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई टोटल मास, इक्वेशन सेकंड। क्लियर, यहां समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को? ओके, अगर इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं, इफ आई डिफरेंशिएट दिस अगेन, देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, that is m1 dv1 upon dt plus m2 dv2 upon dt divided by total mass। यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? एक्सेलरेशन क्या आएगा? ACM m1 a1 plus m2 a2 divided by total mass m1 plus m2, ये क्या आ गया मेरा? एक्सेलरेशन। क्लियर? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर समझने वाली, ये ACM है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ACM इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fi j, I is equal to 1 to I can write I Fi, ठीक है, I is equal to 1 से 2 डिवाइड बाई टोटल मास। क्लियर, यहाँ से समझ आ गया, यू कैन राइट, देखिए I is equal to 1 होगा तो F1 फोर्स एक्टिंग ऑन it is Fij and this is summation of Fij, where आप समेशन करेंगे, देखो Ij मैंने जस्ट, आप जब इसी का भी दो पार्टिकल स्टडी करी, छोड़िए इसे अभी, छोड़िए कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी इतना समझिए। क्लियर, यहाँ समझ आ गया, तो बेसिकली m1 a1 plus m2 a2 is the net internal force। क्लियर, ये दो पार्टिकल्स हैं, there is no external force, हम लोगों ने assumption क्या लिया है? assumption ये है हमारा our assumption, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। क्लियर, नो एक्सटर्नल फोर्स, समझा है? ओनली इंटरनल फोर्सेस आर एक्टिंग एंड दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। इस पर पार्टिकल बी लगाएगा फोर्स इधर, और इस पार्टिकल फोर्स ना लगेगा ऐसे। दीज फोर्सेस आर म्यूचुअली अट्रैक्टिव एंड दीज आर इंटरनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू। क्लियर, एंड Newton's third law के according they will cancel out each other. Now we will understand what is A1. A1 is acceleration of A particle. Clear? What is A2? A2 क्या है? Acceleration of B particle. I can write in this manner. समझ आ गया? A1 A2 समझ आ गया। अब बताइए मुझे A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 देखिए, इसको सिस्टम मान लीजिए, A1 निकालना है ना आपको, कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? F डिवाइड बाई टोटल मास इसका, इसी तरह A2। सो ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया था। सो M1 बेसिकली, A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ, ड्यू टू डिस्टर्बेंस सम टेक्निकल इशू यू कैन नोट डाउन अगेन, A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ A1 is the acceleration of particle A. What is A2? A2 is the acceleration of particle B. क्लियर, यहाँ समझ आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? ओके, सो आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट इज A1? A1 इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A। मैं इसको सिस्टम मान लूंगा, तो देखिए इस पर हमारा क्या फोर्स लग रहा है? F डिवाइड बाई m1। इन द सिमिलर वे A2, इसको सिस्टम मान लीजिए, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? माइनस F अपॉन, ठीक है। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू टू दिस इक्वेशन, तो यहां से आपको क्या मिलेगा बताइए? ACM की वैल्यू क्या होगी?
I can write here. So ACM will be ACM is equal to M1 A1 की वैल्यू क्या है F अपॉन M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन क्या है माइनस F अपॉन M2 डिवाइड बाय टोटल मास. क्लियर? यहां से समझ आ गया. अब देखिए आप लोग यहाँ पुट करेंगे तो M1 से M1 M2 से M2 यानी कि मेरा एक्सेलरेशन क्या है ACM 0. देखिए अगर एक्सेलरेशन हमारा सेंटर ऑफ मास 0 आ गया इसका मतलब क्या है देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसका मतलब ये है देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और हमारा ACM भी 0 हो गया. इट मींस क्या है कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वही क्या होगी फाइनल वेलोसिटी. समझा क्या? अब हम लोगों ने क्या लिया था assumption कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. सेकंड assumption क्या था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर इनिशियली एट रेस्ट. इट मींस आपका जो VCM यानी वेलोसिटी निकालेंगे इनिशियली दैट वुड बी 0. इनिशियली 0 होगा. इट मींस फाइनली भी क्या रहेगा 0. क्लियर? यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है अगर मैंने assumption क्या लिया है इनिशियली पार्टिकल आर रेस्ट पार्टिकल रेस्ट पर है इनिशियली तो VCM इनिशियल 0 होगा इस इक्वेशन से. यानी VCM फाइनल भी क्या रहेगा 0. यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी 0. यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी 0. इट मींस center of mass की velocity 0. It means there is no change in the location of coordinate of center of mass. There is no change in the displacement of center of mass. यानी कि क्या है आपका जो x होगा कांस्टेंट रहेगा. x कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपका वेलोसिटी 0. वेलोसिटी क्या होती है dx over dt. ठीक है? अगर वेलोसिटी dx over dt होती है तो आपका अगर वेलोसिटी 0 है इट मींस dx 0. dx मतलब क्या है dx मतलब समझ लो कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था x 0 किसी टाइम t पर मान लीजिए 5 सेकंड पर तो 10 सेकंड बाद भी इसका कोऑर्डिनेट x 0 ही रहेगा. मान लीजिए किसी टाइम t पर इसका कोऑर्डिनेट क्या था 2 0 तो किसी t प्लस dt टाइम पर या फिर 5 सेकंड 10 सेकंड 6 सेकंड किसी भी टाइम t पर इसका लोकेशन क्या रहेगा 2 0. आज भी क्या रहेगा 2 0. क्लियर? कोई दिक्कत यहां से यहां तक? ओके तो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को. अब देखिए मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर है बट अगर पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है इनिशियली तो क्या होगा इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी. कुछ ना कुछ अगर v1 होगा इनिशियली तो VCM इनिशियल कुछ ना कुछ रहेगा. बट कुछ भी रहे हमें क्या मतलब ACM तो 0 रहेगा हमेशा क्योंकि क्या है सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है इसलिए ACM will always be 0. अगर ACM 0 रहेगा so rate of change of velocity will 0. it means अगर पार्टिकल के पास अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका सेंटर ऑफ मास उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. पुट करेंगे या इक्वेशन में तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी आएगी. लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड तो बाद में भी क्या रहेगी 6 सेकंड 10 सेकंड बाद भी उसकी 5 मीटर पर सेकंड रहेगी. यानी कि सेंटर ऑफ मास विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी. समझ आ गया यहां तक? सो यू कैन नोट डाउन thus the motion of center of mass thus the motion of center of mass thus the motion of center of mass you can note down thus the motion of center of mass of the system is not affected
is not affected by internal forces. Internal forces. Clear? यहाँ पे लिखा आपने full stop. If the external force add up to 0. full stop. यहाँ पे लिखा आपने comma the center of mass has no acceleration. ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को बताइए यहां तक? एनी डाउट? So you can note down and copy that. हमेशा याद रखिए कि these forces are mutually attractive and because of this forces particles are getting velocity and accelerate. ठीक है? So you can generalize this result. We will understand a general result. You can note down first. You can write down. Consider. देखिए अभी तक हम लोगों ने सिर्फ टू पार्टिकल सिस्टम में वर्क किया है. क्लियर? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो पार्टिकल की स्टडी करी. अब मैं जनरल बात करता हूं. क्लियर? नाउ वी आर हैविंग द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है. बड़ी सी बॉडी है इसमें n पार्टिकल्स, m1 m2 ऐसे ही क्या है टोटल mn पार्टिकल्स हैं. क्लियर? मैं पूरी बॉडी की स्टडी करूंगा लेकिन जनरल n पार्टिकल्स हैं. कितने पार्टिकल्स हैं टोटल? n पार्टिकल्स. क्लियर? याद समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, n पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं. कंसीडर हम जनरल रिजल्ट की बात करेंगे अब. क्लियर? अब देखिए मैं एक छोटा सा पार्टिकल लेता हूं जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं. इस पूरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्टिकल लेता हूं, दैट इज ith पार्टिकल. आई एम कंसीडरिंग ये कोई ith पार्टिकल है मैं जिसकी स्टडी कर रहा हूं. क्लियर? यहां समझा है? अब देखिए ये मेरा एक सिस्टम है. हमें पूरी बॉडी का ही मेरे को निकालना है, सब कुछ जो भी निकालेंगे. क्लियर? पहले हम लोग क्या कर रहे थे? दो पार्टिकल स्टडी कर रहे थे. नाउ वी आर स्टडी द n पार्टिकल्स. समझ आ गया? अब देखिए mi पार्टिकल है. इस पूरी बॉडी का मैं एक छोटा सा पार्टिकल लेता हूँ, इसको मैं सिस्टम मानूंगा. अब इसके बराबर में क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो उस पर फोर्स लगा रहे होंगे ऐसे. ठीक है, ये इंटरनल फोर्स लग रहे हैं इस पार्टिकल पे. समझ आया? बाहर से क्या लग रहा होगा इसके ऊपर? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज Fi एक्सटर्नल. देखिए लिखकर यहां तक कोई दिक्कत? देखिए अब मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा. ये मान लीजिए इसमें फोर्स लग रहा है, ये Mi पार्टिकल है, इसका मास क्या है? Mi. ठीक है, मैंने दो बार डिनोट कर दिया. क्लियर? Mi. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, नेट समेशन नेट फोर्स. इन सब का फोर्स लगा लिए, नेट निकाल लीजिए Fij. क्योंकि देखिए ये मान लीजिए ith पार्टिकल है तो इस पे लगाने वाले फोर्स कौन कौन पार्टिकल होंगे? n-1 पार्टिकल होंगे, नहीं होंगे? चार पार्टिकल है, किसी एक पार्टिकल को सिस्टम माना तो उस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे? 3 लोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? इसी तरह मैंने एक पार्टिकल ले लिया, उसमें फोर्स लगाने वाले कितने पार्टिकल्स होंगे? n-1 पार्टिकल. i is not equal to j. इनका सम हो गया प्लस एक फोर्स लग रहा है आपका
एफ आई एक्सटर्नल, ये बाहर से लग रहा है, डिवाइड बाई इट्स मास, ये लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर मैं एम आई को इधर ले जाऊं, ये एक्सेलरेशन किसका है, इस आई एफ पार्टिकल का, एम आई को इधर ले जाऊं, एम आई ए आई क्या आएगा, समेशन एफ आई जे प्लस एफ आई एक्सटर्नल। ठीक है, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज एम आई ए आई, कैन एनीबॉडी टेल मी, बताइए क्या है एम आई ए आई, क्या है, जस्ट टेल मी फर्स्ट व्हाट इज एम आई ए आई, बताइए, देख के बताइए व्हाट इज एम आई ए आई। फोर्स पढ़ा है आप लोगों ने, फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगर मैं किसी आई एफ पार्टिकल पे फोर्स लगाता हूँ, यानी कि नेट फोर्स इस पे आई एफ पार्टिकल पे, उसका सम इज इक्वल टू एम आई ए आई, यही तो होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ये नेट फोर्स है आई एफ पार्टिकल पे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत, दिस इज द नेट फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द एम आई ए आई, यानी इस पूरे पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स और उसका एक्सेलरेशन होगा। बट आप मुझे इतना बताइए कि ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे, ऐसे कई पार्टिकल्स होंगे, यहाँ भी होंगे और पार्टिकल्स ऐसे, उन पे भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा ऐसे, समझा गया, ऐसे ही जैसे यहाँ लग रहा है वैसे ही वहां लग रहा होगा। तो हमें क्या करना था, बेसिकली हम पूरी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, यानी वी विल टेक समेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। यहाँ भी क्या लग रहा होगा, कुछ ना कुछ, मान लीजिए ये आई पार्टिकल है, ये आई डैश है, इसका मास कितना है, एम आई डैश, लेट अस सपोज इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, एफ आई डैश एक्सटर्नल। ठीक है, समझा है, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। ठीक है, तो मुझे अब इनका सम लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ एम आई ए आई विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई जे प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्सटर्नल। इन सबका समेशन लेंगे तो क्या आएगा, ये चीज क्या है, बेसिकली आप देख के बताइए ये क्या है, समेशन ऑफ इन सारे पार्टिकल्स पे फोर्स लगाऊं मैं, इन सभी पार्टिकल्स पे फोर्स लगाऊं, या फिर ये सारा का सारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे निकालूं, बात एक ही है। ये क्या चीज है, एम ए सी एम। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स सारे जीरो हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्सटर्नल क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, तो यहां से मेरे को ए सी एम मिल गया, दैट इज एफ एक्सटर्नल। जनरल रिजल्ट है, एफ एक्सटर्नल मतलब टोटल सम है नेट फोर्स का, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि, तो आप लोगों ने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय इट्स टोटल मास। यहां से क्या दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, एम आई ए आई बेसिकली समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइड बाय टोटल मास। ये क्या था बेसिकली, बताओ, ये एक्स था, क्या था ये बेसिकली आर सी एम कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ये था ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दो बार तो क्या आएगा, समेशन एम आई ए आई इज इक्वल टू एम ए सी एम। तो देखिए एम आई ए आई ये क्या है, बेसिकली एम ए सी एम है कि नहीं, यहां से आए, यानी कि मैं सारा का सारा फोर्स इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगाऊं या फिर उनका वेक्टर सम सेंटर पे लगाऊं, बात एक ही है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। समझ आ गया, यानी सारा का सारा फोर्स अगर मैं सेंटर पे लगाऊंगा तो उसका भी एक्सेलरेशन वही होगा जो पूरी बॉडी का। क्लियर,
तो यहाँ से आपको समझ में आया एक चीज, एक्सटर्नल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। इंटरनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओनली वन इफेक्ट, that is of external force. So thanks a lot for all the viewers and subscribers for such support. We will move to the linear momentum and conservation. We will learn this topic in the new video. Clear? So is it clear everyone? So thanks a lot once again. I am so happy that you give your valuable time to me, and so thankful to all the supporters that we grow much, and because of your support, I already told you I can teach you physics, but I can't be the god. You are the god, because you people are giving your precious time and learning a quality education here. I find myself to be an honor of yours that I am teaching you. So thank you so much once again, warm welcome. Thanks a lot.